आगे ये लिखा हुआ है जी, मेथडोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट इकोनोमेट्रिक मॉडल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर निशान कर लें, तो ये लाजमी करना है आपने। वो कहता है जी, इकोनोमेट्रिक मॉडल कंस्ट्रक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो उसका मेथड क्या होगा, किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जोन सा भी, जिस किस्म का भी आपने मॉडल बनाना है, याद रखें ये चार स्टेजेस ही होती हैं उसकी। कोई सा भी मॉडल आपने बनाना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी है, टॉपिक चेंज होंगे आपके, लेकिन टेक्निक यही वाली फॉलो करेंगे आप। स्टेज A B C D। ए स्टेज में होती है स्पेसिफिकेशन मॉडल की, जिसमें आप नाम रखते हैं मॉडल का और वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। स्टेज बी में होती है वेरिफिक एस्टिमेशन, जो वेरिएबल आपने रखे होते हैं उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको फिर एस्टिमेट करते हैं। स्टेज सी में होती है वेरिफिकेशन और लास्ट में होती है फोरकास्टिंग। सबसे पहले आ गई स्टेज ए, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, तमाम स्टेजेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ। वैसे तो हर स्टेज की अपनी एक अहमियत है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपने अपना इंटरेस्ट डिफाइन करना होता है कि आप स्टडी क्या करने जा रहे हैं। एक तो आपने वो टॉपिक असाइन करना है स्पेसिफिकेशन में, आपकी स्टडी का नाम क्या है, क्वेश्चन क्या है। लाइक आपको एमफिल में अगर आप जाते हैं, आपको कोई एक टॉपिक पे कह देते हैं कि थीसिस आपको सारा बनाना आता है जी, सिस्टम आपको समझ लग गया है, चाहे किसी एक टॉपिक पे थीसिस बना के लाएं, तो मुंह उठा के आप थीसिस बनाने नहीं शुरू हो जाएंगे। आपने सबसे पहले वो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, आपने थीसिस लिखना किस बारे में। मैंने जब एमफिल में थीसिस लिखा था, तो मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट या स्पेसिफिकेशन वो सिलेक्ट की थी, ये आपका सीपेक। सीपेक का क्या रोल है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया मॉडल को। अब अगर आप स्पेसिफाई ही नहीं करेंगे तो फिर आगे वेरिएबल कौन से सिलेक्ट करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, डाटा कौन सा कलेक्ट करेंगे, वो तो आपके लिए सारी गड़बड़ हो जाएगी। स्टेशन में आप जाके, रेलवे स्टेशन जाके, आपको पता ही नहीं है जाना किधर है, जरी मर्जी गड्डी 'च बह जाओगे मुंह मुंह चुक के, तो वो आपको जिधर मर्जी ले जाए। जाना आपने अगर इस्लामाबाद है तो वो आपको फिर कराची पहुंचा देगी, क्वेटा पहुंचा देगी। ये उस गाड़ी का फॉल्ट तो नहीं है, फॉल्ट तो आपका है, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया अपना एरिया। The first and most important step of econometrician has to take in attempting the study of any relationship between variable is the specification of model। अब मॉडल आपने स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद आपने बताने हैं इसके वेरिएबल कौन कौन से होंगे। वेरिएबल्स ऑफ मॉडल, वो आपने जिस हिसाब से अपनी स्टडी को स्पेसिफाई किया है उस हिसाब से ही आप वेरिएबल भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल कोट किया है जी, फर्ज कर ले क्वांटिटी डिमांड है, उसका रिलेशन ये चेक करने जा रहे हैं। कोई एक जी प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी डिमांड, उसका रिलेशन चेक करने जा रहे हैं जी प्रोडक्ट की प्राइस के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने एक ये मॉडल बना दिया, क्वांटिटी डिमांड ऑफ जी is a function of price of Z, price of other commodities, income of consumer and taste of Z। अब नीचे ये बता देना लिख के कि क्यू जी आप क्वांटिटी डिमांड ऑफ जी को कह रहे हैं, प्राइस ऑफ जी कह रहे हैं, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज इनकम और टेस्ट को कह रहे हैं। अब ये हल्का सा आपने इनको कर दिया एक्सप्लेन, यहाँ से पढ़ेंगे आपको नजर समझ लग जाएगी। इट मस्ट बी नोटेड दैट नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स include in the model depends on the nature and objective of research. It has been predicted that only a few important variables are included in model. Less important variables are included in disturbance term. This is a part of specification model। आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स उसे इंक्लूड करना है, इसके अलावा भी कुछ वेरिएबल होंगे
जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ जी उसे इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, लाइक वेदर कंडीशन हो सकती है, सीजन हो सकता है, और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट है उन्हें आपने इंक्लूड नहीं करना। एंड पे आप जब रिग्रेशन इक्वेशन बनती है एंड पे प्लस ई लिख देते हैं ना, हाँ जी सर। तो वो आपने इस किस्म के लेस इंपॉर्टेंट वेरिएबल उस ई के खाते में डाल देने हैं। बल्कि यहाँ पे भी ये चार वेरिएबल बहुत ज्यादा है, तो जितने कम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे मॉडल आपका उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें फिर मल्टी कोलिनेरिटी, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्किडास्टिसिटी ये पाए जाने के चांसेस उतने ही कम होंगे। जितने वेरिएबल ज्यादा खलारा डालेंगे आप, उतने ही प्रॉब्लम आने के चांस ज्यादा होंगे। इस वजह से इन चार में से भी आपने सेलेक्ट करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें रखें, बाकियों को ई में ही डाल दें। मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद आपने स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाना है, उसमें साइन एंड मैग्नीट्यूड आपने पैरामीटर्स वगैरह वो लगाने हैं। उस मॉडल का आपने ये बना दिया, क्यू जी की जगह आपने क्वांटिटी डिमांड क्यू डी उसे कह दिया, और बीटा नोड प्लस बीटा वन पी वन प्लस बीटा टू पी टू प्लस बीटा थ्री वाई प्लस यू। अब इसमें से इसने टी का वेरिएबल जो ऊपर मैथमेटिकल मॉडल में बनाया था वो इसने फिर ओमिट कर दिया और यू में डाल दिया। जो तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उसको आपने मॉडल में रख लेना है। इन तीन में से भी ये इनको भी हैंडल करना आपने। इकोनोमेट्रिक्स में तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली इक्वेशन को सोल्व किया हुआ है ना, तो वही आप लोगों को याद नहीं होती, फार्मूला इतने हैं, तो तीन वाले आप कहाँ से याद करेंगे? इसे सोल्व करने के लिए फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प लेना पड़ती है, स्टेटा, ईव्यूज, इनकी मदद से ये रिग्रेशन इक्वेशन सोल्व होती है। तो बहरहाल तीन वेरिएबल तक फिर भी चल जाता है, कोशिश करें इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये आपने साइंस एंड मैग्नीट्यूड लगा, मैग्नीट्यूड बोलते हैं बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री को, और साइन बोलते हैं ये जो आप प्लस 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 का लगा रहे हैं, इसका प्राइस का और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। लेकिन आपने ये जनरल इक्वेशन बनानी है, साइन इधर प्लस का ही रखना है। जब आप डाटा कैलकुलेट करेंगे तो बीटा वन का आंसर नेचुरली माइनस में आएगा। तो जब आप इस इक्वेशन में बीटा वन को पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन बन जाएगा। अगर आप पहले ही इधर माइनस का साइन लगा देंगे तो बीटा वन भी माइनस में आएगा, फिर तो ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे बात? हाँ जी सर। तो इस सर वजह जी एक से बार दोबारा रिपीट करते हैं। जनरल इक्वेशन जब आपने बनानी है हर तरफ प्लस का साइन नहीं रखना होता है। वो डाटा कैलकुलेट करते वक्त जिसका नेगेटिव रिलेशन होगा उसका आंसर माइनस में आ जाएगा, जिसका पॉजिटिव होगा उसका आंसर प्लस में आ जाएगा। लेकिन आपने प्लस 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 ही पहले रखना है। अब यहाँ पे इन पैरामीटर्स को बीटा जीरो बीटा वन बीटा टू को आपने एक्सप्लेन कर देना है। पैरामीटर बीटा वन, उसका पी पी के साथ नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये हमें बताता है प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। फिर आपने बीटा टू पी टू, बीटा टू का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है अदर प्राइसेस के साथ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की प्राइस का इस क्वांटिटी डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। फिर आपने यहाँ पे बीटा थ्री का बताना है, इसका इनकम के साथ, क्वांटिटी का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। इस वजह से बीटा थ्री की वैल्यू भी वो पॉजिटिव आएगी। इनकम ज्यादा हो तो डिमांड हम ज्यादा करते हैं, इनकम कम हो तो डिमांड कम करते हैं। ये आपने इन चीजों को थोड़ा थोड़ा कर देना है एक्सप्लेन। और ये आपका यहाँ पे स्टेज वन होगी कंप्लीट। टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर्स, दीज पैरामीटर्स हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलास्टिसिटी। द रेलेवेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गाइड्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी। स्टेज टू आ गया जिसके बाद स्टेज बी, एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल। इसमें आपने मॉडल को एस्टिमेट करना है। जो जो आपने वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं उनका डाटा आप सर्च करेंगे नेट से, किताबों से, या खुद आप जाके वर्बली, जिसे प्राइमरी डाटा कहते हैं, उस तरह से आप कलेक्ट करेंगे। वो आपकी नेचर ऑफ स्टडी पर डिपेंड करता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्हें फिर आपने कंपाइल करना है, फॉर्मूले लगा के रिजल्ट अल्फा बीटा के निकालने हैं, मॉडल को एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने के बाद आपने ये मंदरजा झैल काम करने हैं। अब एस्टिमेशन टेक्निक कौन सी लगेगी, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, टेस्ट करना होता है। ये ए बी सी डी में लिखे हुए हैं सारी बातें। सबसे
पहले वो कहता है जी डाटा को कलेक्ट करें, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद स्टेज बी में वो कहता है चेकिंग द आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। तो आपने मॉडल को चेक करना है वो आइडेंटिफाई हो सकता है कि नहीं। पॉइंट सी में वो कहता है एग्रीगेशन प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, अगर एग्रीगेशन प्रॉब्लम है तो उसे रिमूव करना होता है। पॉइंट डी में वो कहता है इसमें मल्टी कोलिनैरिटी ये तो नहीं पाई जा रही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के दरमियान। मल्टी कोलिनैरिटी का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो आपस में रिलेट तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो ये अजम्पशन वायलेट हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। फिर आपने अप्रोप्रिएट एस्टिमेशन टेक्निक वो देखना कौन सी लगेगी, OLS लगेगी, 2SLS लगेगी, ILS लगेगी। अब ये जो ABCDE पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपस में इन्होंने बात ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, एग्रीगेशन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। मल्टी कोलिनैरिटी, चॉइस ऑफ एस्टिमेशन टेक्निक, ये स्टेज भी कंप्लीट। समझ लगी बात? जी सर। हाँ, जहाँ से कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या मैसेज कर दीजिएगा। स्टेज बी के बाद स्टेज सी आ गई, आपने वेरिफिकेशन करनी होती है, मॉडल को वैल्यूएट करना। वो तीन तरह के क्राइटेरिया होते हैं, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एक स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया, एक इकोनोमेट्रिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया, स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक डिटेल में आपको अगले चैप्टर्स में पता चल जाएगा क्या होते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ मेंशन कर देना है कि ये तीन तरह के क्राइटेरिया से आपने मॉडल को गुजारना है। स्टैटिस्टिकल को फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, इकोनोमेट्रिक को सेकंड ऑर्डर कहते हैं। ये तीनों मॉडल क्लियर कर देती है स्टेज, तो अगली स्टेज फोरकास्टिंग की है। फोरकास्टिंग के लिए फिर मॉडल को भेज दिया जाता है। अगर तो मॉडल अच्छी फोरकास्टिंग कर रहा है तो इसका मतलब है मॉडल अच्छा है। अगर फोरकास्टिंग अच्छी नहीं कर रहा तो जो मॉडल आपने बनाया वो मॉडल इतना अच्छा नहीं है, पुअर है। समझे बात? जी सर। तो असल ऑब्जेक्टिव फोरकास्टिंग ही होता है। अगर मॉडल फोरकास्टिंग अच्छी कर रहा है, बेशक पहले तीनों स्टेजेस में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो भी मॉडल पास है, लेकिन पहले तीनों स्टेजेस बहुत अच्छी कर रहा है उसके बाद वो फोरकास्टिंग में आगे ठूस हो जाता है, इसका मतलब है वो मॉडल फेल है।